मेट्रो के इंतज़ार में खड़ा था मैं। बोर्ड पे अब तक वही लिखा था कि अगली ट्रेन को 2 मिनट ही लगने हैं, लेकिन ये लिखा हुआ मैंने लगभग 5 मिनट पहले ही पढ़ लिया था। अगर ये 2 मिनट वाली बात सही होती तो अब तक 2 या 3 ट्रेन को आ जाना चाहिए था। मैंने दाईं तरफ दूर तक जाती पटरियों पर नज़रें दौड़ाईं तो ट्रेन के आने का अंदाज़ मिल गया। ट्रेन आ गई थी। मैं एक कदम आगे बढ़ गया। अभी ट्रेन कुछ दूरी पर ही थी कि मैंने देखा मेरे से कुछ कदम आगे जो लड़की कुछ देर से खड़ी थी वो आगे बढ़ने लगी। जब वो बिल्कुल पटरी और प्लेटफार्म की दीवार के छोर पे पहुंची तो मैं उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, ये बोलता हुआ, अरे पागल हो। लेकिन वो कूद गई थी पटरी पे। तब तक मेट्रो धीमी आती दिख रही थी पर वो काफ़ी तेज़ थी। मैंने ना कुछ सोचा ना समझा, बस उस लड़की के पीछे कूद गया। पीछे से लोग हाथ बढ़ाए आवाज़ दे रहे थे। उस लड़की को मैंने ज़बरदस्ती उठाया और लोगों ने उसे ऊपर खींच लिया। उन्हीं में से कुछ लोगों ने वक्त रहते मुझे भी ऊपर खींच लिया था। मेट्रो अब रुक गई थी पर लोग उस लड़की को और मुझे घेरा बनाकर देख रहे थे। मैं उठा और अपना बैग कंधे पे टांगते हुए उस लड़की पर बरसा। मैंने कहा, पागल हो क्या? क्या कर रही थी? वो चुप थी, गुमसुम थी। भीड़ में किसी ने कहा, अरे मरने जा रही थी, तो किसी ने कहा, दिमाग ख़राब है इसका, तुम क्यों कूदे भाई इसके पीछे? और फिर किसी ने इस जवाब में कहा, अरे ये होगा बॉयफ्रेंड उसका, हुआ होगा कुछ। इतना सुनते ही मैंने गुस्से से सबको देखा और कहा, क्या हुआ होगा? बस कुछ भी, बस ऐसे ही जो मन में आ रहा है बक रहे हो सब। फिर मैंने लड़की को देखकर कहा, मैं नहीं जानता कौन है ये। मैंने तो जान बचाने के लिए ऐसा किया। भलाई करने चलो तो भी सब लोग उंगली ही उठाते हैं। तभी पुलिस आ गई और सबको हटा दिया। भीड़ कुछ कम हुई तो एक पुलिस वाले ने उस लड़की को उठाया जो अब तक बैठी थी। जीन्स और सफ़ेद रंग की टॉप में वो लड़की अच्छे घर की मालूम हो रही थी। पुलिस वाले ने उससे कहा, ये क्या कर रही थी तुम? कई और सवाल किए उन्होंने, लेकिन उस लड़की का कोई जवाब नहीं था। मैंने ही आगे बढ़कर कहा, सर मुझे लगता है इस लड़की को कोई प्रॉब्लम है। इसके घर वालों को फ़ोन करके बुलाना चाहिए। उसके घर वालों को बुलाया गया। मैं अपने रास्ते जाने को हुआ तो पुलिस वालों में से एक ने कहा, रुको अभी सब लिखवाना पड़ेगा तुम्हें कि क्या हुआ यहाँ। मैं वहीं रुक गया। अगले घंटे तक उस लड़की की फैमिली आ गई थी। मेट्रो के पुलिस स्टेशन में मैंने देखा एक 40-50 साल के आदमी ने उस लड़की को सुहाना कहा। उस आदमी के पीछे एक औरत और एक लड़का था। मैंने देखकर समझ लिया था कि वो आदमी और औरत इसके पापा और मम्मी हैं और वो लड़का उसका भाई। उस लड़के ने पुलिस से सारी बात कही। सर थैंक यू, आज पता नहीं क्या हो जाता, मेरी बहन को मानसिक बीमारी है। ये घर से बिना बताए यहाँ चली आई। हमें लगा था ये घर में ही है। सारी बातें हो जाने के बाद पुलिस वालों ने उस लड़की के परिवार को खूब सुनाया और समझाया। उसके बाद कहा, शुक्र मनाइए कि इस लड़के ने खुद कूदकर उसे बचा लिया, वरना शायद आप उसे पहचान भी नहीं पाते। उस लड़की के परिवार ने मेरे सामने शुक्रिया कहा और उन लोगों की आंखों में आंसू देखकर मुझे भी रोना आ रहा था। पर मैंने खुद को संभालते हुए कहा, अंकल आप ख्याल रखिए और घर के बाहर मत जाने दो उसे। जाते वक्त पुलिस वालों ने मेरी तारीफ़ की। मैं भारी मन से लौटा। सारा दिन गुजर गया पर वो बात नहीं। उस लड़की का ख्याल मुझे आ रहा था। एक पल की चूक से आज ना जाने क्या हो जाता। अभी दिन ही गुजरा था और रात आने को थी कि मेरा फ़ोन बजा एक अनजान नंबर से। मैंने कॉल उठाया तो उस तरफ से कोई लड़का बोला, हेलो आमिर भाई। मैंने हाँ कहा तो उसने आगे कहा, मैं वही उस लड़की का भाई बोल रहा हूँ जिसकी जान तुमने बचाई थी। क्या अभी तुम वहीं मेट्रो स्टेशन के पुलिस थाने में आ सकते हो? बहुत इमरजेंसी है। मैंने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? तो उसने कहा, सुहाना को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। वो यहाँ स्टेशन चली आई है और बार बार उस लड़के को ढूंढ रही है जिसने उसे बचाया था।
मैं अगले ही पल घर के बाहर था। मेट्रो तक ऑटो करके पहुंचा। वहाँ लग रहा था काफ़ी कुछ हुआ है। मैंने पुलिस स्टेशन की तरफ कदम बढ़ाया तो देखा उस लड़की का भाई वहीं खड़ा था। उसके माँ बाप भी थे और कुछ लेडी पुलिस ने उस लड़की को पकड़ रखा था। मैं वहाँ अंदर गया तो उस लड़की के भाई ने कहा, ले सुहाना, वही है जिसने तुझे बचाया था, अब तो जिद मत कर। ये सुहाना को उन लेडी कांस्टेबल ने छोड़ दिया था। वो मेरे पास आई। मैं थोड़ा सा घबरा रहा था, लेकिन सुहाना मेरे करीब आई और एक पल मुझे अच्छे से देखा और बोली, राजीव, राजीव तुम आ गए, कहकर वो गले से लग गई। कुछ देर बाद सुहाना की फैमिली के साथ मैं उनके घर के रास्ते पे था। हुआ ये था कि पुलिस ने बॉन्ड करके छोड़ दिया था। सुहाना मेरे आने के बाद काबू में थी। वो मुझे राजीव कह रही थी, लेकिन मैं तो आमिर था। उसकी फैमिली सब बताने मुझे अपने घर ले जा रही थी। मैं तो अजीब उलझन में था ये सब देखकर। करीब घंटे भर की बातों के हो जाने के बाद सब कुछ समझ आया। सुहाना एक स्मार्ट और टैलेंटेड लड़की थी। वो एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी। ग्रेजुएशन के बाद वो इसी फील्ड में पढ़ रही थी। लेकिन उसका एक प्रेमी था राजीव, जो बचपन से सुहाना के साथ था। साथ पढ़ा और साथ में ही सपने भी देखे। लेकिन अभी लगभग साल भर पहले ही हुई थी राजीव और सुहाना की एंगेजमेंट। लेकिन इसी से कुछ दिन बाद राजीव ने सुहाना से धोखे में उसके हिस्से की जायदाद जो सुहाना के नाम पर थी उसे अपने नाम करा लिया और बेचकर पाए पैसों के साथ गायब हो गया। राजीव का धोखा सुहाना के परिवार वालों के लिए एक झटके सा था, लेकिन सुहाना ने राजीव को सच्चे दिल से चाहा था। सुहाना से बर्दाश्त नहीं हुआ। शुरू में उसे यकीन नहीं हुआ कि उसके अपने राजीव ने उसके साथ ऐसा किया। सुहाना ने अपने आप को ख़त्म करने की कई कोशिशें की, लेकिन हर बार उसे परिवार वाले रोक लेते। वक्त के साथ सब ठीक नहीं हुआ और सुहाना और बीमार सी हो गई। वो चुप हो गई। उसके परिवार ने दिमागी इलाज चलाए, साइकाइट्रिस्ट को दिखाया, पर सुहाना पे कोई असर नहीं था। अब आमिर, हम लोग माफ़ी चाहते हैं तुम्हें इस तरह हमारी परेशानी में शामिल करके, सुहाना के पिता ने कहा। तो मैंने जवाब दिया, नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। आमिर ने कहा, पर सुहाना ने मुझे राजीव क्यों कहा? वो मुझ जैसा दिखता है क्या? इस बार सुहाना का भाई बोला, नहीं, ऐसा नहीं है। सुहाना के साथ काफ़ी वक्त पहले ऐसा ही एक हादसा होते होते बचा था। रेल की पटरी को जल्दबाजी में पार कर रही सुहाना को इस तरह राजीव ने बचाया था। शायद इसीलिए उसने तुम्हें राजीव जैसा समझ लिया है, या राजीव ही समझती है। कुछ कह नहीं सकते। थोड़ी देर ही खामोशी के बाद मेरी नज़र सीढ़ियों से नीचे आती सुहाना पे गई। उसके पीछे उसकी माँ थी, जो कह रही थी, बेटी तेरी दवाई ले खा ले। सुहाना बेसुध थी, किसी बेजान भटकते मुर्दे जैसी। ना कोई उमंग थी उसके चेहरे में और ना ही कोई जिंदगी। उसे दवाई खिलाना सबसे मुश्किल काम था। वो दवाई नहीं लेती थी, लेकिन आज जब मैंने आगे जाकर उसे कहा, दवाई ले लो सुहाना, तो उसने एक पल मेरी तरफ देखा और कहा, राजीव तुम खिलाओ। सबको समझते देर नहीं लगी कि सुहाना सही में मुझे राजीव समझ रही थी। मैंने उसे दवाई दी तो उसने खा भी ली। कुछ दिन यही सब चलता रहा और मेरा उस घर में आना जाना शुरू हो गया था। सुहाना की हालत में सुधार बस इस बात का था कि वो अब गुस्सा या वायलेंट नहीं रहती थी और कोशिश करने लगी थी सबके साथ रहने की। यह देखकर उसके घरवाले बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद, क्या हुआ डॉक्टर, आपने सारी जांच कर ली? सुहाना के पिता ने डॉक्टर से पूछा था। आज सुहाना का चेकअप हुआ था। वो बोले, देखिए हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। मैं चुपचाप कुर्सी पे बैठी सुहाना को देख रहा था। वो किसी मासूम सी गुड़िया जैसी लग रही थी, प्यारी सी। मैंने डॉक्टर से कहा, लेकिन हम सब उसमें सुधार देख रहे हैं। वो कोशिश कर रही है ठीक होने की। डॉक्टर ने सुहाना को देखकर कहा, मुझे उम्मीद है वो ठीक हो सकती है, लेकिन इस तरह के पेशेंट को एक अलग तरह के माहौल की ज़रूरत है। आप समझ रहे हैं ना? डॉक्टर ने यह बात सुहाना के पिता से कही थी।
बात सीधी थी। सुहाना कभी कभी अपने आपे से बाहर होकर कुछ भी कर जाती थी, तो ऐसे में उसका घर में या अकेले होना ठीक नहीं था। इसलिए डॉक्टर हर चेकअप पर यही सलाह दे रहे थे कि उसे पागल खाने में भर्ती कर दिया जाए। शुरू में इस बात को लेकर सुहाना के परिवार वाले बिल्कुल राज़ी नहीं हुए थे, लेकिन सुहाना की बिगड़ती हालत देखकर वो भी अब सोचने लगे हैं। सुहाना के पिता ने बाहर आकर मुझे कहा, हमें भी डॉक्टर की बात मान लेनी चाहिए। मैंने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। पागल खाने में लोग जानवर की तरह रखे जाते हैं। मैं नहीं चाहता सुहाना वहाँ रहे किसी भी हालत में। सुहाना के पिता ने कुछ कहा नहीं, बस मेरे कंधे पर हाथ रखकर आगे बढ़ गए। मैं वापसी में सोचता रहा कि क्या था उनके इस तरह मेरे कंधे पर हाथ रखने में। कहीं वो मेरी आंखों में सुहाना के लिए लगाव तो नहीं देखने लगे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि सुहाना के लिए मैं प्रोटेक्टिव हो गया हूँ, पर अब कुछ और भी है जो इन महीनों में सुहाना के साथ रहकर होने लग गया है। एक शाम तारे देखना हमें भी पसंद है राजीव। पीछे से सुहाना मेरे करीब आकर बैठते हुए बोली। मैंने भी आसमान की तरफ नज़रें उठाईं तो पूरे आसमान पे जैसे किसी ने हीरे बिखेर दिए हों, ऐसा लगने लगा। मैं छत पे काफ़ी देर से बैठा हुआ था। तुम हमें खुद से दूर नहीं करोगे ना राजीव? सुहाना ने यह कहकर मेरे कंधे पर अपना सिर टिका दिया। मैंने उसकी तरफ देखा तो पाया उसकी आंखें हल्की भीगी थीं। उसने वैसे ही कहा, सब हमें पागल खाने भेजना चाहते हैं, सब। अगर तुम भी चाहते हो तो हम चले जाएंगे। मैंने उसे तुरंत ही कहा, नहीं सुहाना, नहीं, तुम यहीं रहोगी और बस दवाई खाकर ठीक हो जाओगी। तुम्हें पागल खाने कोई नहीं ले जाएगा। वो मेरे गले से लग गई तो मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। उसने धीमे से कहा, आई लव यू राजीव, अपनी जान से भी ज़्यादा। मेरा हाथ उसके बालों पे था, पर मैं जवाब में उसे अपने प्यार का नाम नहीं दे सका, क्योंकि उसके प्यार का नाम राजीव था और मैं आमिर। बीते कुछ दिन मैं शहर से बाहर था। लौटा तो सुहाना के घर गया। वहाँ पहले से ज़्यादा ख़राब हालात थे। सुहाना बहुत अग्रेसिव हो गई थी, हर बात पे चीखना चिल्लाना कर रही थी और किसी के भी काबू में नहीं आ रही थी। उस दिन किसी तरह मैंने और सुहाना के भाई ने मिलकर उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया, लेकिन सुहाना के पिता ने फैसला सुनाते हुए कहा, बस अब बहुत हो गया। वो घर को देखते हुए बोले, अब सुहाना इस घर में नहीं रह सकती। मैं उसे पागल खाने भेजने की बात पे सोच चुका हूँ। अब वो वहीं रहेगी, ठीक होगी तो लौटेगी, वरना कभी नहीं। मैंने इस बात का विरोध किया, पर मेरे साथ कोई नहीं था। मैंने उनसे कहा, अब यहाँ तक आकर हिम्मत मत हारिए आप सब। मैं समझता हूँ कि उसे पागल खाने भेजने की बात मानना आसान नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन प्लीज़, मुझे नहीं लगता कि सुहाना पागल खाने जाकर फिर कभी ठीक हो पाएगी। सब चुप थे और एक तरफ सुहाना अपने बेड पर बेहोश थी। मैंने उसे देखा तो मेरे दिल में उसके लिए बस प्यार ही प्यार उमड़ आया। पता ही नहीं चला कि कैसे, कब, किस तरह वो मेरे दिल में उतरने लगी है। इस हाल में भी जब वो किसी उड़ती तितली को पकड़ने की कोशिश में इधर उधर भागती है तो उससे इश्क हो जाता है मुझे। कैसे वो घंटों मेरे साथ बैठकर किस्से कहानी सुनाती है, कैसे चाँद को छूने के लिए वो अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। आखिर कब तक उसे ना चाहता। सारी रात सुहाना के परिवार ने एक फ़ैसला लिया था और एक फ़ैसला मैंने भी लिया था। मेरा फ़ैसला यही था कि अगले दिन जाकर मैं सुहाना को अपने साथ अपने घर ले आऊँगा। थोड़ा वक्त मांग लूँगा, कह दूँगा कि एक आखिरी कोशिश मुझे भी करने दीजिए, और अगर वो पूछेंगे कि क्यों है इतनी फ़िक्र सुहाना की, तो शायद मैं कह दूँगा मुझे मोहब्बत हो गई है सुहाना से। इसी बात पर भरोसा है मुझे कि वो ठीक हो जाएगी। रात कुछ यूँ गुजरी कि सुबह के आने की खबर ना हुई। अगले रोज़ सुहाना के घर पहुँचा तो जैसे सामने से किसी ने मेरी मंजिल का तबादला ही कर दिया था। बगावत की बू थी मेरी बातों में, मेरे तंजों में, जो मैंने लानत की चाशनी में भिगोकर सुहाना के घरवालों पर कसे थे।
सुहाना को पागल खाने भेजा जा चुका था और मैं सुहाना के घर के सामने खड़ा सोच रहा था। अजीब दो राहें हैं मेरे सामने। एक रास्ता मुझे मेरी पुरानी बेरंग सी ज़िंदगी में ले जा सकती है, जहाँ जद्दोजहद की लड़ाई को मैं अपनी कलम से लिखकर इस दुनिया को पेश करता हूँ, और एक रास्ता है जो मुझे सुहाना की तरफ ले जाने को पुकार रहा है। तुम लौट जाओ आमिर। सुहाना का भाई मेरे कंधे पर हाथ रखकर मेरे सामने आया। तुमने जो किया है वो कोई अपना भी नहीं कर सकता, लेकिन अब मौका है अपनी ज़िंदगी में लौट जाने का। भूल जाओ सुहाना को। उसकी नज़रों में हार के सभी रंग दिख रहे थे और उम्मीद पर भरोसे का कोई कतरा नहीं था। पर तभी मैंने अपने अक्स को सामने खड़ी गाड़ी के शीशे में देखा। मुझे मेरी आंखों में सब दिखा, उम्मीद, गुमान, भरोसा और चाहत भी। जो ना दिखा वो थी हार। मैंने अभी हार नहीं मानी थी। सुहाना के भाई से पागल खाने का पता पूछकर मैं चल दिया। दो राहों में से एक को चुन लिया था मैंने। उसी शाम गेट के बाहर ही रोक दिया गया था मुझे। अंदर जाने से साफ मना कर दिया। काफ़ी देर वहीं बैठकर सोचने लगा कि वो कैसे रहेगी यहाँ। सामने पागल खाने में रखे गए कुछ लोग दिख रहे थे। ज़िंदगी बस इन चार दीवारों के अंदर ही तक थी। देखकर दिल भर आया और सुहाना का ख्याल आते ही आंखों में इस फैसले पर गुस्सा भी आया। मौका देखकर गेट के अंदर बचते बचाते हुए घुस गया था मैं। अब बस इन सारे एक से कमरों में एक वो कमरा तलाश करना था जहाँ सुहाना को रखा गया था। कुछ कमरे ही देखे थे कि एक चीख और चिल्लाने की आवाज़ ने मुझे घेर लिया। वो आवाज़ सुहाना की थी। मैं उस तरफ बढ़ा। वो दर्द और डर में लिपटी सुहाना की आवाज़ थी। आंखों के सामने वो थी। अब बेड पर बंधी हुई कुछ नर्स और डॉक्टर भी थे जो उसे काबू करने की कोशिश में थे। मेरे ही सामने एक नर्स ने उसके मुंह में एक कपड़ा ठूंसने लगी। सुहाना की आंखों में आंसुओं की धाराएं बह रही थीं, लेकिन इसका कोई असर नहीं था इन पत्थर दिल के लोगों पर। मुझसे रहा नहीं गया। अंदर दाखिल होते ही मैंने सुहाना के आगे से सबको हटा दिया और सुहाना के मुंह से वो कपड़ा निकाला, उसके हाथ पैर खोल दिए। डॉक्टर मुझे रोकते हुए बोले, अरे ये सब क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? उन सब की किसी बात का कोई असर नहीं था मुझे। सुहाना उठी और बिलखते हुए मुझसे लिपट गई। कांपते हाथों से उसने मुझे जकड़ लिया था। इतना डर था उसके अंदर, इसका एहसास मुझे उसकी टूटती आवाज़ से ही हो रहा था, जो बस ये कह रही थी, राजीव हमें नहीं रहना यहाँ, ये लोग बहुत बुरे हैं। इतने में ही उन लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड को बुला लिया था। वो ज़बरदस्ती मुझे वहाँ से निकालना चाहते थे। उन लोगों ने मारना भी शुरू कर दिया। मुझे एक तरफ दबाकर वो जोर आजमा रहे थे। मेरी कोशिश बस इतनी थी कि किसी तरह सुहाना को यहाँ से ले जाऊँ, मगर कैसे? बयान करने की बात तो अब हुई थी जब सुहाना ने उन सबके सामने कुछ ऐसा किया जो एक पागल से तो कोई उम्मीद नहीं कर सकता। सुहाना ने मुझे उन लोगों से मार खाता देखकर अपने आप को बेड पर लिटा लिया और खुद से अपने पैर बांधने लगी और खुद ही वो कपड़ा अपने मुंह में भरने भी लगी। सब उसे देखकर हैरान रह गए और वो बस इशारे से ये कह रही थी कि राजीव को मत मारो, चाहे जो कुछ भी करना है वो मेरे साथ कर लो, मैं नहीं चिल्लाऊंगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। उन सबको मैंने चिल्लाकर कहा, कौन पागल है? हाँ बताओ मुझे, कौन पागल है? वो सब बुत बने खड़े देख रहे थे। अब उन्हें भी एहसास था कि सुहाना पागल तो किसी तरह से नहीं है। कुछ देर में सुहाना के घरवाले आ गए। वो अब तक नहीं समझे थे जो मैं समझ रहा था। देखो, हम बस यही चाहते हैं कि चैन से ये भी रहे और हम भी। ये सुहाना के पिता थे जो अपना फ़ैसला बदलने को तैयार नहीं थे। मैं सुहाना को थामे वहीं बैठा था। मैं सुहाना को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वो मेरी तरफ देखने लगे। मैं उठा और उनके पास गया और बोला, जानता हूँ सर, यह सही नहीं है। वो आपकी बेटी है, आप क्यों उसे किसी के साथ रहने देंगे? मगर आपको भरोसा करना होगा, करना ही होगा सर, क्योंकि मुझे यकीन है एक दिन आपकी सुहाना वही पहले जैसे बनकर सामने आ जाएगी। मेरी बात बहुत अजीब थी,
जिसे मानना आसान नहीं था। लेकिन सुहाना को देखकर उसकी माँ ने कहा, हम हिम्मत हार रहे हैं सुहाना पर। यह चाहे यहाँ पागल खाने में रहे या कहीं और, इस हालत में इसे देखना बर्दाश्त नहीं होता। इसे यहाँ भेजने का यही कारण है कि हम इसे अपनी नज़रों के सामने ऐसे नहीं देख सकते। मुझ पर भरोसा करके देखिए, मैं इतना भी अजनबी नहीं। आप लोग मुझे अब अच्छे से जानते हैं, मैंने सुहाना की माँ से कहा और सुहाना के पास गया। वो बेड पर बैठी अब तक काँप रही थी। मेरी तरफ देखकर बोली, अब ये लोग नहीं मारेंगे ना? मैं उसके आगे घुटनों पर बैठकर बोला, नहीं, कोई नहीं मारेगा। कुछ देर बाद, हमें नहीं पता क्या सही है क्या गलत, पर जो तुम्हारे मन में हम देख रहे सुहाना के लिए, इस पर एक बात याद रखना आमिर, सुहाना तुम्हारे अंदर किसी और को देखती है। किसी दिन उसे यह एहसास हो गया तो शायद वो दिन तुम्हारे लिए सबसे काला दिन होगा। जाते वक्त सुहाना के भाई ने मुझसे कहा था, जिसका अंदाज़ा मुझे भी था। सुहाना ने अपने घर वालों को जाता देखकर उन्हें बड़े प्यार से बाय किया था। उनका फैसला ये था कि सुहाना का ख्याल अब मुझे रखना था और वो आया करेंगे मिलने। यहाँ से ज़िंदगी बदलने को तैयार थे। महीने भर बाद ये ऐसे फिर इस तरह से कोई रंग चुनो और बस। मैं सुहाना को पेंटिंग करने में मदद कर रहा था। अब दिन कुछ इस तरह गुजर रहे थे। सुहाना की कुछ दवाइयाँ थीं जो मैं उसे तब तक नहीं देता था जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। आजकल देर रात वो उठकर बैठ जाती और फिर सो नहीं पाती थी। अक्सर बालकनी में बैठे बैठे खुद ब खुद मुस्कुराने लगती, लेकिन कभी भी वो वायलेंट या गुस्सा नहीं हुई थी। अब कह सकते हैं कि वो पहले से बेहतर है, लेकिन कितना बेहतर है यह नहीं मालूम था। एक शाम मेरे एडिटर से मेरी कुछ बहस हो गई थी और बात ज़्यादा बढ़ गई थी। उसी उखड़े मूड के साथ जब मैं घर लौटा तो देखा सुहाना ने सब कुछ बिखेर रखा था। सारा सामान इधर उधर था और वो दीवार पर कुछ लिख रही थी। मैं अब उससे क्या कहता, इसलिए सारा कुछ बिखरा सामान एक एक करके उठाने लगा। तभी अचानक सुहाना आई और बोली, उसे बाहर जाना है। मैंने मना कर दिया। उसने कई बार पूछा, फिर लगातार यही कहने लगी। मैंने शुरू में मना किया, लेकिन फिर गुस्सा कहीं का कहीं निकल गया और मैंने उससे कहा, अरे बस यार, कहा ना बाहर नहीं जाओगी, बस, और ये दीवार पर मत लिखो कुछ। वो चुप हो गई। कुछ भी नहीं कहा उसने, बस धीरे से उठी और बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। मेरा गुस्सा उसे देखकर ही ख़त्म हो गया और उसे इस तरह बालकनी में खड़ा देखकर डरने लगा कि कहीं वो कोई उल्टी सीधी हरकत न करे। मैं किचन में गया और उसके लिए कुछ बनाने लगा। बनने के बाद मैं उसके पास गया और बोला, ये देखो आज मैंने क्या बनाया है। वो नहीं मुड़ी, नाराज़ थी शायद। मैं उसके बगल में गया और उसे दिखाकर खाने लगा और चिढ़ाने लगा खाने का स्वाद लेकर। पर उस बीच जब मेरी नज़र उसके चेहरे पर गई तो देखा 2 आंसुओं की बूंदें उसके चेहरे पर थीं। मेरा मन उसके लिए भर आया। मैंने उसे अपनी तरफ घुमाया तो उसने मुंह फेर लिया। मैंने कहा, यार वो कहीं और का गुस्सा था, गलत जगह निकाल दिया, मुझे माफ़ कर दो। फिर नूडल्स की तरफ इशारा करके कहा, चलो ये खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। मैं एक तरफ बढ़ा तो सुहाना ने कहा, तुम हमें प्यार नहीं करते राजीव। एक पल को मैं ठहर गया। उसकी तरफ मुड़ा तो उसने कहा, ना कभी प्यार से हमारे साथ बैठकर बातें करते हो, ना हमें गले लगाते हो। तुम्हें अगर किसी और से प्यार हो गया है तो कह दो। उसके मासूम सवाल बस मेरा ख्याल चाहते थे, लेकिन इतना बेबस हो चुका था मैं कि उसे ये सब चाहकर भी नहीं दे सकता था। सुहाना मुझ में राजीव को देखती है। सुहाना को उसका प्यार चाहिए, मेरा नहीं। बस यही सोचकर अपने आप को रोकता रहता हूँ, लेकिन कब तक ऐसा कर सकूँगा। अब वो क्या जाने कि कितनी तलब होती है उससे बात करते हुए सामने गुजार देने की, कितना मन करता है उसका हाथ थाम कर उसे प्यार करने की। लेकिन सच्चाई यही है कि जिस दिन उसे ये ख्याल आएगा कि मैं राजीव नहीं, वो एक झटके में मेरी दुनिया से चली जाएगी और पीछे रह जाऊंगा अकेला मैं। मैंने उसे पास में बिठाया
और अपने हाथ से उसे नूडल्स खिलाने लगा। उसने फिर कुछ नहीं पूछा। कई दिन और गुजर गए। सुहाना अपना ख्याल अब खुद रख सकती थी। अब घर पर कुछ बिखरा नहीं मिलता था। वो सीखने लगी थी सब कुछ। एक शाम लौटकर देखा तो वो नहीं दिखी। मैं परेशान होकर इधर उधर उसे ढूंढने लगा। फिर देखा तो पाया वो बालकनी के कोने में सिमट कर बैठी हुई थी। मैंने पूछा था, इस तरह क्यों बैठी हो? उसने बड़े प्यार से कहा, एक कबूतर ने यहाँ अंडे दिए हैं, उसे ही देख रहे हैं। उसे इस तरह छोटी छोटी बातों में खुश होता देखकर मन को बहुत आराम आ जाता था। मैंने उसे कहा, अच्छा सुहाना, कल बाहर चलोगी क्या? वो एकदम से खड़ी हुई और बोली, सच में तुम बाहर ले जाओगे मुझे? मैंने कहा, हाँ। वो खुशी से गले लग गई थी, पर मैंने खुद को काबू में रखा था। आखिर कुछ नियम मैंने अपने और सुहाना के बीच भी बनाए थे। देर शाम साथ चलते हुए लगा ही नहीं कि सुहाना को कोई परेशानी है। वो तो बाकी सभी की तरह थी। नाराज़ होती थी, मान जाती थी, छोटी बात के लिए गुस्सा और खुश भी होती थी। मुझे अब उम्मीद होने लगी थी कि अब वो बस ठीक होने वाली है। एक रात जब मेरी आँख खुली तो देखा सुहाना सो रही थी। मैं अकेला बालकनी में चला आया था। कुछ देर वहीं खामोश बैठा रहा, सिगरेट जलाकर हाथ में थामे बैठा था। बहुत दिन हुए थे सिगरेट पिए। अक्सर तन्हाई में ये एक साथी बन जाता था, लेकिन कभी आदत नहीं बन पाया। राजीव, सुहाना बालकनी में चली आई और मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने सिगरेट बुझा दी थी। तब तक उसने कहा, तुम सिगरेट पी रहे हो? मैंने उसे सच कहा, हाँ, थोड़ी सी। वो नाराज़ होकर बोली, मत पीना, आई हेट सिगरेट। एक बात कहूँ सुहाना, तुम समझ पाओगी? मैंने उसकी तरफ देखकर कहा। वो बड़े प्यार से बोली, हाँ, क्यों नहीं। मैंने कहा, अगर दिन तुम सोकर उठो और मुझे पहचान ना सको तो क्या करोगी? वो अजीब तरह से कुछ सोचकर बोली, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम यहाँ रहते हो। सुहाना ने अपने दिल की तरफ इशारा किया था। उस रात बड़ी ही कोफ्त हुई और ढेर सारी जलन भी, कि आखिर कोई कैसे सुहाना के इस प्यार के साथ धोखा कर सकता था। कितनी मासूम है वो। क्या राजीव ने कभी उसे इस नज़र से नहीं देखा जैसे मैं देखने लगा हूँ? एक महीना और गुजर गया। अब सुहाना की दवाइयों की ज़रूरत नहीं थी। वो बिल्कुल ठीक थी। बस फ़र्क था ये कि उसे अभी तक ये ख्याल नहीं आ रहे थे कि उसका एक परिवार है, उसका एक अपना घर है और वो किसी गैर के साथ है। इन महीनों के बीच कई बार सुहाना की माँ और उसका भाई आते रहे मिलने। वो भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि एक दिन सुहाना घर लौट कर आएगी। फिर आया एक काला दिन। दिन में मुझे सुहाना के पिता का फ़ोन आया। उन्होंने जो कहा उस पर यकीन तो कर लिया था, पर मानना नहीं चाहता था। उन्होंने ये कहा था, आमिर, सुहाना को लेकर घर आओ, राजीव लौट आया है। कुछ देर बाद मैं सुहाना के साथ उसके पिता के घर के बाहर था, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत जैसे मेरे अंदर से ही नहीं हो पा रही थी। डर कई थे मेरे मन में, जैसे कहीं सुहाना उसे पहचान ले और मुझे इनकार कर दे या फिर कुछ और। लेकिन सच तो ये था कि मुझे पता था ये दिन भी आना ही था, मगर इस तरह राजीव के लौटने से आएगा ये नहीं सोचा था। ये तो हमारा घर है, सुहाना ने मेरे पीछे से कहा, तो मैं बस मुस्कुरा भर दिया। शायद आखिरी बार था आज मेरा सुहाना को सामने देखना। दरवाज़ा खोलकर हम अंदर गए। सब थे सामने, सुहाना की माँ, उसके पिता, भाई और वो राजीव भी। सुहाना मेरे पीछे से आगे आई और माँ के पास जाकर उनके गले लग गई। सुहाना का रवैया देखकर वो खुश थीं। उन्होंने नज़रों से मेरा शुक्रिया अदा किया था। सुहाना के पिता उसके पास गए और उसे राजीव के पास ले जाने लगे और सामने ले जाकर बोले, इसे पहचाना? सुहाना उसे देखने लगी और यहाँ मेरे दिल की धड़कन बढ़ने भी लगी। सुहाना ने कहा, नहीं पता ये कौन है। यह सुनकर राजीव उठा और उससे बोला, ऐसा मत कहो सोना, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। राजीव सुहाना को सोना कहा करता था। सुहाना पर उसकी किसी बात का असर नहीं था। सुहाना के पिता ने सुहाना से कहा, देखो बेटी, ये राजीव है,
उसे माफ़ कर दो, अब वो यहाँ वापस आ गया है, तुम्हारा राजीव है वो। सुहाना कंफ्यूज थी, वो कभी अपने पिता को देखती तो कभी राजीव को। फिर वो वहाँ से मुड़ी और मेरे पास आकर मेरे पीछे खड़ी होकर बोली, यह राजीव है, वो नहीं। राजीव गुस्से में बोला, सुहाना मैं राजीव हूँ, चाहो तो कुछ भी सवाल करो मुझसे, मैं जवाब दूंगा। सुहाना बिना सामने आए बोली, मेरा जन्मदिन कब आता है? राजीव ने सुनकर हंस दिया और बोला, 2 जून को, और तुम्हें चॉकलेट केक बिल्कुल पसंद नहीं है। सुहाना एक पल को खामोश हो गई, फिर मुझसे बोली, तुम भी जानते ही हो ना ये। राजीव। मैं चुप रहा, कुछ नहीं बोल सका। सुहाना के पास उसके पिता आए और उसे मुझसे दूर करते हुए बोले, ये आमिर है सुहाना, ये राजीव नहीं है। सुहाना उसका हाथ छुड़ाकर मेरे पास आई और बोली, चलो राजीव यहाँ से, हमें नहीं रहना यहाँ। सुहाना ने घर का दरवाज़ा खोला और भागने लगी। उसके पीछे मैं दरवाजे तक पहुँचा तो सुहाना के पिता ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, जो तुम कर रहे हो वो गलत है, खुदगर्जी है। मैंने जवाब दिया, जो आप करना चाहते हैं वो भी वही है। तभी गाड़ी की टक्कर की आवाज़ आई। घर के सामने ही एक सड़क थी। मैंने देखा वहाँ लोग इकट्ठा हो रहे थे। मेरे मुंह से निकला, सुहाना। हम भागकर जब वहाँ पहुँचे तो देखा सुहाना बेहोश, खून में सनी हुई ज़मीन पर पड़ी थी। आनन फानन में उसे हम सब हॉस्पिटल लेकर पहुँचे। मेरे हाथ पैर काँप रहे थे, डर तो जैसे दिल में बैठ गया था। सुहाना के पिता आंखों में आंसू लिए एक तरफ खड़े थे। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था, जिन्हें सुहाना का भाई संभाल रहा था, और वहीं खड़ा था राजीव भी। डॉक्टर काफ़ी देर से सुहाना का इलाज कर रहे थे और अभी तक बाहर नहीं आए थे। मैंने सुहाना के पिता को देखा तो ख्याल आया कि मैंने सच में गलत कहा था उनसे। मुझे वैसा नहीं कहना चाहिए था, आखिर वो उसके पिता थे। मुझे माफ़ कर दीजिए, आप सही हैं। थोड़ी देर के लिए मैं अपने आप को भूल गया था, मैंने उनके पास जाकर कहा। फिर उनका हाथ थामकर बोला, सुहाना ठीक हो जाएगी, उसे कुछ नहीं होगा। ये उम्मीद के कुछ शब्द थे जिनकी ज़रूरत हम सबको थी। घंटे भर की जद्दोजहद के बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, वो खतरे से बाहर है, सर पर चोट आई है, फिलहाल नींद में है, कुछ देर में उसे होश आ जाएगा। यह सुनकर सबकी जान में जान आई। सुहाना को देखने के बाद उसके पिता बाहर आए और मुझसे बोले, राजीव सच में शर्मिंदा है अपने किए पर। वो तो कुछ जानता भी नहीं कि क्या हुआ उसके पीछे। बचपन से आंखों के सामने रहा है, अपने बेटे जैसा है, आखिर माफ़ कैसे ना करते। मैंने उन्हें देखा तो लगा एक बाप जो अपनी बेटी के लिए सब कुछ करने को तैयार है, वो बस उसकी खुशी चाहता है। मैंने कहा, राजीव को आपने माफ़ कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है। सुहाना भी उसे माफ़ कर दे, इसमें मैं आपका साथ दूंगा। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रख कर देखा, कुछ कहा नहीं, लेकिन उसके स्पर्श में यही था कि मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए आसान नहीं है। मुझे अच्छा लगा था उनका मेरी भावनाओं को समझ जाना। उसे होश आ गया था। सुहाना का भाई आकर बोला तो हम सब अंदर वार्ड में गए। बेड पर सुहाना लेटी थी, सर पर एक सफ़ेद पट्टी लपेटे, टिमटिमाते तारों सी आँखों में वो हमें देख रही थी। उसने कहा, पापा, फिर माँ को पहचान कर मॉम कहा, भाई को बिग ब्रदर, और फिर उसने राजीव को देखा जो मेरे साथ खड़ा था। उसने कहा, राजीव तुम कब लौटे? मेरे बगल से राजीव उसके करीब गया और सुहाना का बढ़ाया हाथ थामकर बोला, हे मेरी सोना, आखिरकार तुमने मुझे पहचान लिया। सुहाना मुस्कुराई और बोली, पापा इससे कह दो ये हमसे बात ना करे, और ये बताए कि इतना लालच कहाँ से आया इसे, और मुझे छोड़कर क्यों चला गया था। सुहाना के पिता आगे बढ़कर सुहाना को प्यार से बोले, हाँ नाराज़ हो लेना, लेकिन अभी आराम करो तुम। राजीव अपने किए पर शर्मिंदा है, वो बदल गया है। सुहाना ने प्यार से राजीव को देखा और बोली, ऐसा लगता है कि कहीं गए ही नहीं, यहीं थे मेरे पास, मेरा ख्याल रखने के लिए। उसी बीच सुहाना की नज़र मुझ पर गई। मेरे दिल की धड़कन रुकने सी लगी। ना जाने अब क्या सुनने जा रहा था मैं, और सुहाना की आवाज़ आई, पापा वो कौन है?
कब से वहाँ से देख रहे हैं। कुछ पल खामोशी के बाद सुहाना के पिता ने उससे पूछा, बेटा क्या तुम्हें वो याद नहीं है? सुहाना ने मेरी तरफ देखा और कहा, नहीं पापा, मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। इतना सुनते ही मुझसे रहा नहीं गया। मैंने ही बहाना बनाकर कहा, मैं कोई नहीं हूँ, वो तो आपका एक्सीडेंट हुआ था ना, तो मैंने हॉस्पिटल में लाने में मदद की थी बस। सब मेरी तरफ देखने लगे और सुहाना ने कहा, आपका बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं बाहर आ गया। आंखों में आंसू ना जाने किस वजह से थे। सुहाना ने राजीव को पहचान लिया था इसलिए, या मुझे नहीं पहचाना था इसलिए। आमिर पीछे से मेरे कंधे पर सुहाना के पिता ने हाथ रखकर कहा। मैंने आंखें पोंछ लीं और मुस्कुरा के कहा, तो डील यहाँ पर ख़त्म हुई सर। शायद ये वक्त है मेरे लौटने का। वो बोले, आई एम सॉरी बेटा, डॉक्टर ने फाइनल कहा था कि सुहाना बिल्कुल ठीक है और वो लगभग पिछला पूरा साल भूल गई है, जिस वजह से उसे ज़्यादा कुछ याद नहीं है। कुछ दिन बाद हर शाम घर लौटना पहले से ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। अब घर में सुहाना नहीं होती तो घर जैसे काटने को दौड़ता है। हर सामान अपनी जगह पर देखकर कोफ्त होती है। बालकनी का वो कोना भी अब खाली खाली सा लगता है और वो दीवार जिस पर सुहाना ने अधूरा सा कुछ बनाया था वो आज भी अधूरा ही है। उसे छूकर खुद से कह रहा हूँ, काश सुहाना को इसे पूरा करने दिया होता तो ये अधूरा नहीं रहता। यह सोचकर मन भर आया। अपना खालीपन बहुत खल रहा था और सुहाना याद आ रही थी। मैंने फैसला कर लिया था कि अब आगे बढ़ने के लिए मुझे यह शहर छोड़ना होगा। जानता हूँ आसान नहीं था, लेकिन करना ही होगा अपने लिए। बरसात होती शाम थी। वो जब दरवाजे पर दस्तक हुई, बेमन दरवाजे को खोला तो देखा सामने वो थी जिसके बिना ये घर अब घर जैसा नहीं रह गया था। तुम यहाँ कैसे सुहाना? मैंने पूछा और उसे अंदर आने दिया। मैंने देखा वो अकेली थी। कैसे हैं आप? सुहाना ने पूछा। मैंने ठीक हूँ कहा और उसे देखने लगा। मैं कुछ और पूछता उससे पहले उसने कहा, ऐसा क्यों लगता है आप और मैं साथ रहे हैं यहाँ? मैंने बात को घुमा दिया और पूछा, आप अकेले क्यों आई यहाँ और रास्ता कैसे पता चला? उसने इसका जवाब नहीं दिया, बस अजीब तरह से मुझे देखकर कहा, तुम सच क्यों नहीं कहते? मैंने उसकी आंखों में देखा तो जान गया और पूछा, तुम्हें सब याद आ गया? वो हल्के से मुस्कुराई और फिर संजीदगी से बोली, हाँ कैसे याद नहीं आता, तब तो पागल थे, अब नहीं है। तो यहाँ क्यों चली आई सुहाना? मैंने पूछा तो उसने कहा, उससे मिलने आए हैं जो मुझसे निस्वार्थ प्रेम रखता है। मैं हैरान था उसकी बातें सुनकर, पर इसका क्या फ़ायदा था। सुहाना ने दीवार पर बनी अधूरी लिखावट को देखकर कहा, यह मैंने ही किया है ना? मैंने हाँ में इशारा किया था। वो उठकर बालकनी में गई तो मैं भी उसके पीछे चला आया। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। कई दिनों बाद उसे अपने करीब देख रहा था। मैंने पूछा, और राजीव? सुहाना ने एक नज़र मेरी तरफ देखा और कहा, फैसला मेरा है और ज़िंदगी भी, चुनाव भी मुझे ही करना है। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे छूना चाहा पर मैंने हाथ रोक लिया। उसने ये देखकर कहा, और हमने फैसला कर लिया है। क्या फ़ैसला किया? मैंने पूछा तो वो बोली, तुम्हें चुनने का। मैं कुछ कह नहीं सका तो उसने मेरे हाथ को थामकर कहा, एक बार दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। राजीव ने जो किया वो किया, लेकिन बदले में हमने जाना कि कभी कभी किस्मत हमें उनसे मिला देती है जिनसे मिलना तय होता है। मैंने उसे देखकर कहा, इतनी समझदारी भी है तुम में? नहीं सोचा था कभी। उसने मुस्कुरा कर कहा, तुमने कभी मेरा फ़ायदा नहीं उठाया, हमेशा परवाह की। मुझे ठीक किया। मुझे सिर्फ साथ की ज़रूरत थी, दवाओं की नहीं। यह बात समझ गए थे तुम। हमें तुमने पागल खाने से निकाला, यह कहकर उसकी आंखें भर आईं। मैंने आगे बढ़कर उसे थाम लिया तो उसने मेरे कंधे पर सर रख दिया। फिर उसने कहा, हॉस्पिटल से लौटने के बाद धीरे धीरे सब याद आ गया था मुझे। घर में सबसे बात की भी तो पापा ने सब कुछ बता दिया और फिर राजीव से बात करनी थी। मैंने पूछा, राजीव ने क्या कहा?
उसने कहा, वो बस माफ़ी मांगने आया था, हमें नहीं। तो मैंने उसे बस माफ़ी दी, अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं किया। सुहाना ने आगे बताया, राजीव को मेरा फ़ैसला सही लगा और वो लौट गया। फिर बस तुमसे मिलना था और जानना था कि तुम क्या चाहते हो। मैंने पूछा, मतलब? तो उसने मुस्कुरा के कहा, मतलब तुम्हें सुहाना पहले वाली ही चाहिए या अब जो सामने वो ठीक है। मैं भी हंस दिया उसकी बात सुनकर। कुछ देर बाद कॉफ़ी का कप लिए हम दोनों गिरती बारिश को बालकनी से देख रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। तभी सुहाना ने कहा, अरे कबूतर के बच्चे अंडे से निकल आए। वो उन्हें देखने में लग गई और मैं उसे।